हेलो एवरीवन। सो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल अकेडमी। I have qualified this exam of judicial exam Uttarakhand Judiciary. I have worked as additional public prosecutor for 13 more than 13 years in Delhi, and then I resigned from my post. ये तो हिंदी बोलना चाहिए था ऐसे, है ना। तो मैंने एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रूप में कार्य किया है। उसके बाद में मैंने 2017 में उस पोस्ट से रिजाइन करके अपना ये इंस्टीट्यूट शुरू किया है। ये है, और एक मेरी अपनी लॉ फर्म है। हम दोनों काम करते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन मोड से हम लोग कोचिंग देने की कोशिश करते हैं, और भगवान की दुआ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ही उद्देश्य है, और यकीन मानिए इस बात को, एक ही उद्देश्य है कि जो स्ट्रगल से मैं निकला हूँ, कि गांव से निकला इंसान यूपीएससी के लिए यहाँ पर आया। कोचिंग थी नहीं, लॉ की कोचिंग तो थी ही नहीं उस समय, तो जिस तरीके से हमें गुजरना पड़ता है, और जो खासकर हम लॉ ग्रेजुएट के जो मानसिकता होती है वो अलग हो जाती है। क्योंकि हमारी उम्र हो जाती है 23-24 साल की कम से कम। उस समय की जो फ्रीडम वो खत्म हो जाती है, उस समय तक आता है तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। मतलब घर वालों का प्रेशर भी आने लगता है, कुछ का नहीं आता है, लेकिन सामान्य रूप से लोग देखने लगते हैं कि भाई आपका बच्चा क्या कर रहा है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रेशर आता है। और फिर आपको जुडिशियल एग्जाम की वैकेंसीज कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी, लंबा प्रोसेस हो जाता है। कई बार एग्जाम ही पोस्टपोन्ड हो गया, ऐसा भी होता रहता है। जैसे यूपीएससी तरह से सेटल्ड नहीं है सब कुछ। तो मेरा एक उद्देश्य ये था कि कम से कम मैं वो रोल क्रिएट करूं कि आपको ये फील हो कि अगर हम किसी वजह जज नहीं बने तो वो हमारी गलती है। हमारा कोच, हमारी जो जो मेंटर था, कम से कम उसने इतना करा कि उसके आगे कुछ बचता नहीं था। और ये प्रॉमिस मैं डिलीवर करता आ रहा हूँ हमेशा अभी तक। अभी तक जो कोचिंग थी वो थी हमारी इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम इन द सेंस, जैसे कि अभी देख रहे हैं, अभी मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध के विषय में, वहां पर उसमें इंग्लिश में लिखा होता है ना। ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी, ये लिखा होता इंग्लिश में। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है। समझाऊंगा मैं, समझाता मैं दोनों को इस तरीके से ही हूँ, क्योंकि हम तो अंग्रेज तो है नहीं। जैसे क्या होता है कि अगर पानी पीना है, आपने प्यास लगी है आपको, राइट, तो केमिकली क्या चाहिए उसमें, H2O पीना है आपको। H2O जाएगा शरीर में, पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो कमी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो प्यास बुझने का एहसास है वो ठंडे पानी से होगा। है ना, है कि नहीं है। उसी तरीके से भले ही आप इंग्लिश मीडियम के हो, जब तक उसी बात को अगर हिंदी में ना सुन लो, ये एहसास नहीं होता कि हाँ हमें अंदर समझ में आ गया, वो अंतरात्मा तक तभी घुसता है वो। तो इंग्लिश मीडियम में भी मैं हिंदी में ही समझाता हूँ, दोनों भाषा में समझाता हूँ। तो वो अभी तक काफी स्टूडेंट्स उसको लेते थे, हिंदी मीडियम की क्लासेस, कि सर हमें समझ में आ गया, आप नोट्स हमें हिंदी में दे दो, डायरेक्ट हमारे पास आई है, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन अब क्योंकि डिमांड आने लगी कि कुछ बच्चों को था कि नहीं हमें तो हिंदी में ही लिखा हुआ चाहिए, तो अब हम लोगों ने ये न्यू वेंचर शुरू किया है। और बहुत ही डिस्काउंटेड उसमें किया है, क्योंकि हिंदी बेल्ट के जो लोग हैं, जो मेरे भाई बहन हैं, उनकी थोड़ा सा मैं महसूस करता हूँ कि जो आर्थिक, जो उतनी सक्षमता में नहीं है। सामान्य रूप से मैं ये डिसरेस्पेक्ट मत देना कि हमें ऐसे कैसे कह दिया, लेकिन रिलेटिवली पेइंग कैपेसिटी उनके से थोड़ी सी फर्क पड़ता है। तो हम लोगों ने डिस्काउंटेड फीस भी रखी है इसलिए। तो अभी सिर्फ मकसद ये है कि आप लोगों तक वो क्वालिटी पहुंचाना जो आप डिजर्व करते हो, जो आप बनो। हाँ, प्रॉमिस क्या कर सकता हूँ, मेरा ये प्रॉमिस हो सकता है आपसे कि जिस पैटर्न पे मैं पढ़ाऊंगा, जिस तरीके से आप लोगों ने फॉलो करना है उसको फॉलो कर लीजिए बस। उसके बाद में आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप जज बनने वाले हैं। अब मैं आप सब लोगों को 1 मिनट दूंगा, आपके माइक ऑफ है, और तुम्हें तो बोलना ही पड़ेगा यहाँ से। आप खुद बोलना, जो मैं एक टास्क दूंगा और आपने अपने आप करना है वहां पर वो विदाउट, पहले स्माइल करेंगे आप, लेकिन स्माइल करके वो काम कर देना, और फिर कमेंट्स में लिखना है डन। सब लोग 2 का पढ़ा सुनाइए फटाफट। शाकु तुम सुनाओ फटाफट, एवरीवन खुद को ही सुनाओ 2 का पढ़ा। और यहाँ जब हो जाए डन बोलना, देखना कितने सेकंड में सुना पाते हो। सुनाओ 2 का पढ़ा। हाँ सुनो सुनो। नो, 10 सेकेंड्स भी नहीं हुए, 10 सेकेंड्स भी नहीं हुए, राइट। गायत्री मंत्र जिनको आता हो, या आपकी नमाज, नमाज पढ़ो, गायत्री मंत्र फटाफट। देखता हूँ, डन करो फटाफट, मन में ही करो, चलो ये जोर से बोलो। हो गई नमाज के जो बोलते हैं हम लोग। मुश्किल है 15-20 सेकंड लिए होंगे आप लोगों ने। आप कभी भी देखना,
इन दोनों टास्क में आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि आप लोगों ने मुझसे ये नहीं कहा कि सर हम रिवाइज कर लें क्या। जिन लोगों ने गायत्री मंत्र पढ़ा होगा उन्होंने मुझसे ये नहीं कहेंगे कि सर इसको हम अपनी भाषा में कर लें, थोड़ा प्रचोदयात को पहले ले लें, ओम भूर्भुव को बीच में डाल दें कहीं। या आपने अगर नमाज की वो पढ़ी होगी लाइन, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं थोड़ा इसकी सीक्वेंस चेंज कर दूं क्या, राइट। क्योंकि हमें ये विश्वास है कि उससे हमारा जो रिलीजियस बेनिफिट्स में मिलेंगे उसके, राइट। उसी तरीके से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जो मैं पढ़ाऊं आपको, जो सेक्शंस में आपको पढ़ाऊं, आप उसको इतने अच्छे तरीके से याद करोगे जैसे कि आपको दो का पढ़ा, चलते फिरते कोई भी आपसे पूछे एंड यू शुड बी इन ए पोजीशन टू डिलीवर दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आप मुझसे ये नहीं कहोगे सर अपनी भाषा में कर दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें, सभी कुछ नहीं रटना है, लेकिन जो जो पोर्शंस ऐसे हैं, क्योंकि मैं प्रीलिम्स और मेंस को दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा, मुझे ये ध्यान रखा है मुझे कल को मेंस भी करवाना है, मेंस में लिखना पड़ता है, वहां लिखने पढ़ने में हमें हमें दिमाग नहीं लगाना, सोचना नहीं है, हमने तुरंत लिखना है। जैसे कि तुम आपको दो का पढ़ा याद है, जैसे कि आपको गायत्री मंत्र याद है, जैसे आपको नमाज याद है, उसी तरीके से आपको सोचना नहीं है, तुरंत लिख डालेंगे फटाफट। और फिर आप देखना, आई प्रोमिस यू, यू विल बी द जुडिशियल ऑफिसर इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। पहले ही अटेम्प्ट में आप लोग जज बनोगे, गारंटेड बनोगे। शर्त यह है कि आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी। तो मुझे बताओ कितने लोग तैयार हैं वैसे करने के लिए, कम ऑन फास्ट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आईपीसी। कल भी मैं एक बार डेमो क्लास ले चुका हूँ, आज फिर लेनी पड़ रही है क्योंकि आज नए स्टूडेंट हैं, तो कुछ थोड़ा सा मैं रिवाइज करूंगा। जुडिशरी के लिए, जुडिशरी की कोचिंग के लिए सबसे पहली बात ये होती है कि मन में हमें पता होना चाहिए कि ये हम लोग कर सकते हैं ऐसा, ये विश्वास जानना जानना बहुत जरूरी है। एक फिल्म आई नहीं मैदान, वो जाकर देख लेना आप लोग। एक लंग कैंसर पीड़ित व्यक्ति किस तरीके से अपनी टीम को जिताता है वहां पर जाकर के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये विश्वास होना चाहिए अंदर से, हाँ हम ये कर सकते हैं। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा ना, तब तक हम सेकंड थर्ड ऑप्शंस रखते हैं अपने पास कि मैं एलएलएम कर लूं, मैं टीचर नेट कर लूं, मैं टीचर बन जाऊं, मैं ये ऑप्शन रखूं, मैं एडवोकेसी भी कर लूं, दोनों को कर लूं, इस तरीके से करूं। यकीन मानो ये हिंदुस्तान का सबसे आसान एग्जाम है, इसको आसान बनाया जा सकता है। ये उतना ही मुश्किल दिखता है जैसे कि आपको हनुमान जी को हम देखते हैं कि हनुमान जी पर्वत उठाकर लाए संजीवनी बूटी के लिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो संजीवनी बूटी का पहाड़ उन्हें क्यों उठाना पड़ा, क्योंकि उनको संजीवनी बूटी का नहीं पता था, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। तो अज्ञानता के बेस पर उन्होंने पूरा उठा लिया, सक्षम थे वो, लेकिन काम आसान था वो। संजीवनी बूटी अगर उनको पता होता तो संजीवनी बूटी से ही काम चल जाता, हाँ है ना। उसी तरीके से जुडिशरी का एग्जाम है, हमें लगता है ये उतना मुश्किल है जितना कि पहाड़ उठाना, लेकिन ये उतना ही आसान हो सकता है जितना कि संजीवनी बूटी को लेकर आना। बस शर्त ये है कि हमें वो पढ़ने का तरीका आना चाहिए, वो प्लानिंग पता होनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, किस तरीके से तैयार करनी है वो सब पता होना चाहिए, तो आप कर पाओगे। तो ये मुश्किल काम भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। मैं आपके इस काम को 90% तक आपकी जो एफर्ट्स हैं वो कम कर दूंगा। उसको मैं जो मुश्किलात, आपको सिर्फ इतना ही काम दूंगा कि भाई मैंने पढ़ा दिया, समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करा दी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे ये बता दिया, पेपर आउट ही कर दिया लगभग, है ना। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि उन पॉइंट्स को जा करके रटना है, बार बार रिवाइज करना है, और इतना करना है कि वो इतना रिप्रोड्यूसिबल हो जाए, आप उसको तुरंत रिप्रोड्यूस कर पाए उस तरीके से जितना कि आप लोगों ने आज दो का पहाड़ा खुद को सुनाया हो। ठीक है, तो इस फेथ के साथ हम लोग अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आई बिलीव कि आपको मेरा मैसेज समझ में आ गया होगा। और स्ट्रेटेजी में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम इंपॉर्टेंस समझें, जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट में हमारे पास प्रायोरिटी से लिस्ट होनी चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से। ऐसे समझ लीजिए शाकिब मियाँ का निकाह होना है, सही है। अब शाकिब मियाँ नहीं, शाकिब मियाँ क्या नहीं, शाकिब मियाँ की बहन का निकाह होना है, ऐसे समझ लीजिए। किसी की भी बहन का शादी, किसी की बहन की शादी मान लेते हैं, तो एक होता है कि हाँ भाई प्लान कर लिया पूरा, लेकिन अगर आप माइन्यूटली प्लान करेंगे तो आप प्रायोरिटी बनाओगे अपने गेस्ट की, कि कौन कौन से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं, उनके लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त कर दीजिए, भैया उनका ध्यान रखना, वो आदमी सेंसिटिव ज्यादा बुरा मान जाएगा, है ना। तो जीजा जी, फूफा जी, लड़की के ये वो, ताकि भैया वो नाराज ना हो कम से कम।
प्रोबेबिलिटी में कुछ दोस्त होंगे, अरे यार चल जाएगा, ठीक है कहीं भी बैठ जाएगा, ये एडजस्ट करेगा, ये बुरा भी नहीं मानेगा, हमें पता है इस बात का। हाँ है ना, करते हैं हम लोग। ऐसे ही हमें, ऐसे नहीं बस पढ़ना शुरू कर दिया, कौन सी बुक, कौन सा सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी टॉपिक से कौन कौन सा, मतलब उस बुक से, जैसे आईपीसी की बात करें, आईपीसी कह लीजिए, बीएनएस कह लीजिए, उसमें से फिर वो कौन सा मुश्किल है, कौन सा टॉपिक आसान है, और कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक को कैसे पढ़ना पड़ता है। देखिए एक ही बुक में सारे टॉपिक्स को एक साथ एक जैसा नहीं पढ़ सकते आप। जो हम लोग आर्टिकल 14 में पढ़ते हैं, राइट टू इक्वलिटी, समानता का, वो समानता का यहाँ पर देने का मतलब नहीं है। यहाँ पर कुछ सेक्शंस ऐसे होंगे जिनकी हेडिंग से क्वेश्चन बनता है, जाके डिटेल पढ़ना ही नहीं है हम लोगों ने, और हम पढ़ रहे हैं पूरे डिटेल में। कुछ केस लॉज ऐसे हैं, भैया नाम याद कर लो ना, ज्यादा डिटेल मत जाओ, उससे काम चल जाएगा। कुछ पार्ट ऐसा होगा जहां पर आपको सेक्शन भी आना चाहिए, ब्रेक आना चाहिए, केस लॉज आना चाहिए, केस लॉ का नाम पता हो, फैक्ट्स पता हो। हर टॉपिक की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है कि किस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो वैसा यहाँ पर आपको मिलेगा, वो सारा काम मेरा है, आपको प्लानिंग नहीं करनी, रिसर्च नहीं करनी, ये सारा काम मैं करके दूंगा आप लोगों को। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वैसे के वैसा याद करना है। तो आई बिलीव इतनी बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आईपीसी पे, तो प्लीज राइट डाउन इन योर बुक्स, नोटबुक्स में लिख लीजिए, माइंड में उठा लीजिए कि आईपीसी इंडियन पिनल कोड कह लीजिए, भारतीय दंड संहिता कह लीजिए, भारतीय न्याय संहिता कह लीजिए, बीएनएस कह लीजिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर योर जुडिशियल एग्जाम। आपके जो न्यायिक, इतने तो इंग्लिश चल जाएगी ना, बिल्कुल ही है तो नहीं, हर चीज की ट्रांसलेशन करूँ। जुडिशरी के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं उनमें से एक ये है आपकी बीएनएस कह लीजिए या आईपीसी कह लीजिए, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा दोनों को मिला करके आपके इसमें, ठीक है। तो इसी को हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ऐसे नहीं कि इंटरेस्टिंग है, नहीं, ये प्रीलिम्स में भी आएगी, मेंस में भी आएगी, इंटरव्यू में भी आएगी, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ये यूपी में भी आएगी, उत्तराखंड में भी आएगी, एमपी में भी आएगी, झारखंड में भी आएगी, लगभग सब जगह आएगी, केवल एक जगह उन्होंने छोड़ा है, बिहार की प्रीलिम्स में नहीं आती है बस। तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज्यादा केसेस क्रिमिनल लॉ के मिलते हैं, वो भी आईपीसी के मिलते हैं, वकालत के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। और इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट टेक्निकल टॉपिक है वो है आपका कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर। कल मैंने कल्पेबल होमिसाइड पढ़ाया था, लेकिन मर्डर पर आना था आज। लेकिन मर्डर को समझने के लिए फिर हमें कल्पेबल होमिसाइड एक बार अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन दोनों को आज मैं मिक्स करके पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन 299 एंड 299 आईपीसी का बोलते हैं इसको, 299 आईपीसी का, और सेक्शन 100 बीएनएस का। तो मुझे यहां तक मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज एवरीवन मैसेज कीजिए मुझे, कम से मुझे ये बताओ कि आप लोग सो नहीं रहे हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक एंड आई बिलीव कि ये आपके लिए बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग क्लास साबित होने वाली है। दिस इज व्हाट, देखिए, तो जुडिशरी के देखिए एक ट्रिक होती है, ट्रिक बीच में आती रहेंगी, मैं तो ये कहूंगा आप लोग साइड में कहीं ना कहीं लिखते रहना। एक ट्रिक है जो अंग्रेजों ने हम पे शासन करने के लिए अपनाई थी, डिवाइड एंड रूल, है ना, तोड़ो और शासन करो, आपस में इनके अंदर रिफ्ट पैदा करो, दरार पैदा करो समाज में, और इनको फिर इन पर शासन करो, यही बात है। और यही हमें स्मार्ट अप्लाई करनी होती है अपने एग्जाम में। हमारे एग्जाम में क्या पोजीशन है, हमारे एग्जाम में एक है प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है। तो एक तो हमें अपने जब भी हम पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये टॉपिक हमारा प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, या इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। गॉट इट, कि तुम्हें कोई भी टॉपिक हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कभी कोई मुश्किल टॉपिक है तो उसको भी हल्का हल्का डिवाइड कर लेते हैं, ताकि आधा आज याद कर लिया, सब कुछ समझ में आ जाता है बाद में। तो ये देखिए आया आपका 100। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम फ्रॉम द हेडिंग इटसेल्फ, कि इन ये है सेक्शन 100 आपराधिक मानववध। एक क्वेश्चन कहीं से पूछ लेंगे, आपराधिक मानववध कौन सी धारा में डिफाइंड किया गया, बीएनएस में है ये सेक्शन 100, और आईपीसी में मिलता है आपको सेक्शन 299 है। बाकी सारी लैंग्वेज सेम है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि साहब आईपीसी पहले घट गई, भैया केवल नंबर चेंज हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा है इसमें। आपराधिक मानववध
अब क्या होता है ये, देख कल मैंने इस टॉपिक पे पढ़ाया है, लेकिन 5 मिनट मैं इसको फिर दूंगा, 5-7 मिनट, सो दैट आप सेक्शन 100 पे जा सकें, इसको दोनों को मिलकर के पढ़ाऊंगा इसमें। ये है आपराधिक मानव वध, और इसमें आप देखो दो शब्द हैं आपके सामने, क्या है यहाँ पर, एक शब्द है मानव वध, सही है, और दूसरा क्या है, आपराधिक। तो ये कैसा मानव वध है, जो आपराधिक है कि नहीं है, पहले तो हमें वर्ड से समझ में आना चाहिए। ये कैसा वध है, मानव वध है, ये आपराधिक मानव वध है। इट मीन्स कुछ मानव वध ऐसे भी हो सकते हैं जो आपराधिक नहीं होंगे, जिसमें दंडनीय नहीं होंगे, तो ये कौन सा वध है। अब उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूं मैं, तो इसी पर आते हैं लगभग इसके, आपराधिक मानव वध। अब देखिए, अगर किसी पर ये आरोप है कि तुमने आपराधिक मानव वध किया है, तो कब कह सकते हैं कि उसने आपराधिक मानव वध किया और कब नहीं किया, ना। क्रिमिनल लॉ में गांठ बांध लीजिए, आप भावनाओं में नहीं बहेंगे, भले ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो किसी घटना में, किसी व्यक्ति के घूंसे लगने से किसी की मृत्यु हो गई हो, केवल मृत्यु होने से आप ये नहीं कह सकते कि साहब इसने तो कल्पेबल होमिसाइड की, इसने तो मर्डर कर दिया। इसको आपको पूरा साइंटिफिक तरीके से देखना पड़ेगा, आपको टेक्निकली देखना पड़ेगा कि कौन सी धारा में डिफाइंड है, 100 में है या 299 में है। तो हम कब कहें कौन कौन से उसके अवयव हैं, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी शर्तें हैं, जब जब पूरी हो जाएंगी तो हम ये कहेंगे कि इसने आपराधिक मानव वध किया। तो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए, ये है इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज आपके सामने। पर देखिए क्या है, तो इसको पढ़ते पहले देखिए, ये कुछ ऐसे है, पढ़ लीजिए मेरे सामने। जो कोई कोई कार्य करके मृत्यु कारित करता है, सही है, ये लास्ट में लास्ट लाइन को पढ़ेंगे पहले इस साइड से। तो ये नंबर 1 रिक्वायरमेंट है, जो कोई कार्य करके मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ पे देख रहे हो शब्द क्या लिखा है, मृत्यु कारित कर देता है, सही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, किसी की मृत्यु कारित कर रहा है, समवन इज कॉजिंग डेथ ऑफ अदर, एंड हाउ ही इज डूइंग दैट बाय डूइंग एन एक्ट, वो कोई कार्य करके दे रहा है। अब एक होता है वर्ड कार्य, एक होता है अकार्य, है ना, ओमिशन, एक्ट और ओमिशन, इसको समझ लीजिए पहले, देखिए इतनी डिटेल में समझने की जरूरत है इसको पहले। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इस अपराध के लिए है कि किसी किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति की मौत का किया जाना, सही। अब क्या मतलब इस बात का, कि देखिए यहां पर जो डेथ की है, मैं देखता हूँ बीएनएस में, एक सेकंड देखता हूँ बीएनएस में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज 6, किसकी परिभाषा है आपके बैरक में, ये है डेथ, समझे। और अदरवाइज ये थी सेक्शन 46 आईपीसी का, आईपीसी में सेक्शन 46 था, अब है ये 2 से 6 मृत्यु। तो देखो कायदे हम लोग क्या पढ़ते नहीं है वैसे, मृत्यु को हमने मान के चला, लेकिन मृत्यु को आईपीसी में या बीएनएस में प्रॉपरली डिफाइंड किया गया कि मृत्यु का मतलब क्या होगा। तो मृत्यु का मतलब क्या मिलेगा आपको, मृत्यु ऑफ डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखता हूँ कैसे बोलते हैं ये शब्द, क्या यूज करते हैं, एक सेकंड भाई, थोड़ा हिंदी का देखना पड़ता है, एक सेकंड रुक जाइए आप। मृत्यु, मानव की मृत्यु, किसकी मृत्यु, मानव। तो यहां पर मानव की मृत्यु का, अगर केवल मृत्यु को देखेंगे तो साकिब मियां, मृत्यु किसी की भी हो सकती है, आप किसी जानवर को मार दो, क्या कहोगे कि आपने इसकी मृत्यु कर दी, है ना। तो यहां पर जो मृत्यु का मीनिंग है, सेक्शन 2 6 से ड्राइव करेंगे, वो कहां से निकल कर आएगा, किसकी, मानव की मृत्यु। अब देखो ह्यूमन बीइंग, उसकी भी डेफिनेशन दी गई होगी इसमें, देखो क्या है, मैन, मैन की डेफिनेशन देखो आप, 299, बीएनएस में 219, मैन और वुमेन है 235, ये तो होता है ह्यूमन बीइंग। इनकी डेफिनेशन आपको मिल जाएगा जाकर के कि
एनी मेल और फीमेल ऑफ एनी एज, क्या, एनी एज, कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री किसी भी एज की हो, आयु की हो। तो अगर आप सेक्शन 26 219 एंड 35 इसको एक साथ पढ़ोगे, किसके लिए पढ़ रहे हैं, केवल आप इतना भी मृत्यु के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप फिर ऐसा कह पाएंगे कि जो कोई भी किसी पुरुष या किसी स्त्री जो किसी भी उम्र का हो सकता है उसकी मृत्यु कारित करता है। ये एक करेक्ट सेंटेंस। इतनी बात समझ में आपको आई या नहीं आई? हमने 100 के साथ 2-3 चीजें और पढ़ ली हैं, बात समझ आ रही है आपको? तो यानी कि या तो वो तुरंत जन्मा बच्चा हो सकता है, छोटा सा बच्चा हो सकता है, या कोई वृद्ध व्यक्ति, आयु का कोई मतलब नहीं है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारी ये है कि कोई किसी भी पुरुष या किसी भी स्त्री या थर्ड जेंडर कोई भी व्यक्ति ह्यूमन बीइंग हो उसकी मृत्यु कारित करे। प्लीज लेट मी नो इतनी सी बात समझ में आपको आई या नहीं आई एवरीवन? देखो मैं चाहता हूँ हमारी क्लासेस इंटरेक्टिव हो। मैंने पढ़ाया आप तक पहुंचा नहीं, फायदा क्या हुआ? तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको इतने समझ में आ गई बात? क्योंकि पता चला कि आधा घंटे बाद आपने कहा कि सर वो समझाओ पिछला वाला पॉइंट, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। तो मैंने एक पॉइंट खत्म कर दिया यहाँ पर, इसको फिर यहीं पे समझिए, मुझे बताइए। शाबाश एवरीवन प्लीज। तो रिक्वायरमेंट क्या हुई? पहली बात है कि मृत्यु कारित करता है, लेकिन कैसे करता है? अब इतना विलंब लिखने की नहीं है, बस यस यस भी कर दो समझ में आ गया, या नो प्रॉब्लम लिख दिए समझ में आ जाएगा मुझे। हाँ, अब ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगी कि वो व्यक्ति मृत्यु कारित करता है, लेकिन कैसे करता है? देखिए कि कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कारित कर सकता है, हो सकता है एक्सीडेंटल डेथ हो सकता है वो व्यक्ति जल्लाद हो, इन दी कमांड ऑफ लॉ करता हो, विधि की कमांड पर कर रहे हो, उसको आदेश दिया गया इसको 5 बजे लटकाना है। किसने जान ली? लास्ट में जल्लाद ने ली, उसने उस कैदी की मृत्यु कारित करी, यस और नो? तो केवल मृत्यु कारित करना अपने आप में पर्याप्त नहीं होगा, सफिशिएंट नहीं होगा, कुछ और भी चीजें होनी चाहिए। क्या हो गई? तो है फिर मेंटल क्या है, व्हाट वाज द मेंस रिया, दुराशय क्या था, वो समझना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे क्या क्या देखिए, मृत्यु कारित करने के आशय से जो कोई मृत्यु कारित करता है, कैसे मृत्यु, कैसा आशय था उसमें? मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। या कौन ये यहां पर आशय मिलेगा? नंबर 1। दूसरी क्लॉज है आशय, ये मिला आपको। और नंबर 3 है ज्ञान। तो यहां पर 3 क्लॉज मिलेंगी आपको। फर्स्ट क्लॉज इंटेंशन क्लॉज है, सेकंड क्लॉज इंटेंशन क्लॉज है, और जो थर्ड क्लॉज है वो नॉलेज क्लॉज है। आशय, आशय और ज्ञान, इस तरह से ध्यान रखना आप लोग। तो कैसा आशय होना चाहिए? मृत्यु कारित करने का आशय होना चाहिए। तो मैंने किसी की जान ली, वो इंटेंशनली ली, नेग्लिजेंस में नहीं ली, एक्सीडेंटल में नहीं ली, मैं डेथ कारित करना चाहता था। अब आप कहोगे सर ऐसा हर एक आदमी कहेगा मैं तो मार तो दिया लेकिन मारना नहीं चाहता था। भाई मान लीजिए मैंने किसी का खून कर दिया, मैंने किसी की मृत्यु कारित कर दी, आई कॉज्ड डेथ, पुलिस मुझे पकड़ने आती है, तो भैया रुको तो सही, मृत्यु कारित करी है मैंने, लेकिन मेरी इंटेंशन नहीं थी ऐसी। तो कैसे पता चलेगा पुलिस को? कोई यहाँ पे तो रीडिंग तो आएगी नहीं, तो कोई कनेक्शन जोड़ के कान से निकाल के तार कुछ प्रिंट आउट निकाल ले, उस समय क्या सोच रहे थे विजयन सर? वो चलता है अब तक घटनाक्रम से। अगर किसी का मैंने गला काटा, गर्दन काटी, तो और क्या ऑप्शन, और क्या इंटेंशन हो सकती है? मारने की ही रही होगी। मैंने किसी के पॉइंट ब्लैंक पे अगर रिवॉल्वर चलाया, गोली मारी सिर पे, तो क्या इंटेंशन है? मारने की रही होगी। लेकिन अगर मैंने किसी के पैर में गोली मारी है, तो मैं कह सकता हूं कि मेरी इंटेंशन उसको मारने की नहीं थी, भले ही वो मर गया। आप समझ रहे हो? तो कई चीजें हैं, क्या क्या है? नंबर 1 ऐसे समझ सकते हो, वेपन, कौन सा वेपन यूज किया गया, कौन सा, उससे चलेगा पता कि मारना इंटेंशन क्या थी उनकी। और कौन सा ऑर्गन, यानी कि अंग, शरीर का कौन सा अंग पर आपने प्रहार किया, उससे चलता है पता। अब आप मार रहे हो छुटके फुटके चाकू से, हल्के फुल्के चाकू से, तो आपकी इंटेंशन दिखती नहीं। लेकिन अगर आप ला रहे हो गंडासा,
आप लगा रहे हो वो वाला जिससे जानवरों को कटाता है, उसको ऐसे शार्प एज वेपन लेकर आ रहे हो, आप चला रहे हो तलवार, आप चला रहे हो गोली, बंदूक यूज कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी इंटेंशन मारने की है। आप केवल हाथ हाथ पर चक्कू मार रहे हो, आप केवल थाइस पे चक्कू मार रहे हो, इसका मतलब ये कि आपकी इंटेंशन चोरी करने की नहीं थी, आपकी इंटेंशन केवल उसको चोट पहुंचाने की रही होगी। तो इन सारे फैक्टर से डिसाइड होता है कि भाई इंटेंशन क्या थी। तो फॉर द पर्पज ऑफ दिस ऑफेंस ऑफ कल्पिल होमिसाइड, फर्स्ट इज व्हाट, डेथ करी आपने, क्या करी, आपने किसी की डेथ की, डेथ यानी कि मृत्यु, और प्लस आपका आशय कैसा था, मृत्यु कारित करने का था, आशय था, मृत्यु कारित करने का आशय था। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो दोनों ही बातें होनी चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि यह आपराधिक मानव वध हुआ। अब आ जाइए दूसरी बात पर। दूसरा क्या, देखो इसे अब ध्यान रखना, पहले और दूसरे में बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं इसमें। ऐसे याद कर लिया, समझ लिया, और फिर बाद में याद कर लिया, दुनिया की कोई ताकत आपको जज बनने से रोक नहीं सकती। इन दोनों में डिफरेंस करना है हमने, इसमें और इन दोनों में, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर भी आशय है और यहां पर भी आशय है। लेकिन यहां पर सेकंड क्लॉज आशय क्या है, यहां पे क्या शब्द है, देखो या मान लीजिए किसी व्यक्ति का आशय मृत्यु कारित करने का नहीं है, लेकिन उसका आशय क्या हो सकता है, ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का आशय हो सकता है, सच ए बॉडीली इंटेंशन टू कॉज सच बॉडीली इंजरी, ऐसी शारीरिक क्षति, शारीरिक क्षति कैसी, जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य हो। ये जो वर्ड है संभाव्य, इसको आप अच्छे तरीके से अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहां पर संभावना है, यही संभावना शब्द जब हम लोग अभी पढ़ेंगे मर्डर, तो आपको समझ में आएगा कि मृत्यु कल्पेबल होमिसाइड आपराधिक मानव वध में और हत्या में क्या अंतर है, ये समझ में आपको आएगा अच्छे तरीके से। सही है? तो आपकी इंटेंशन डेथ करने की नहीं है, आपकी इंटेंशन क्या है, शारीरिक क्षति करने की है। आपकी इंटेंशन शारीरिक क्षति पहुंचाने की, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कल बताया था, किसी किसी व्यक्ति को, एक फिल्म आई थी तेरे नाम, उसका मैं वीडियो दिखाता हूँ, लेकिन आपको आवाज नहीं आती है वो, तो इसलिए आज दिखा नहीं सकता इसको, हम लोग कुछ वीडियो देख के ही कराते हैं वैसे तो उसको। उसमें सलमान खान को 3-4 लोग उठाते हैं और बार बार उसको जाकर के ट्रेन के डिब्बे से टकरा के, देखिए आप लोगों ने, उस फिर वो इंसान पागल हो जाता है। तो 4-5 लोग उसका गला भी घोट सकते थे, हाँ है ना, अगर, लेकिन उनकी इंटेंशन क्या थी, उनकी, इसका मतलब यह उनकी इंटेंशन मृत्यु कारित करने की नहीं थी, उनकी इंटेंशन किस बात की थी, उनका आशय था, आशय यानी कि इंटेंशन, पहली क्लॉज में है डेथ करना, दूसरी क्लॉज में है बॉडीली इंजरी करना, यानी कि शारीरिक क्षति करना। तो पहली क्लॉज में इंटेंशन क्या, डायरेक्ट इंटेंशन है, मृत्यु करनी है भाई, इसमें क्या है, इसको शारीरिक क्षति पहुंचानी है। लेकिन शारीरिक क्षति कैसी है, अपने आप में वो कैसी है, जिससे मृत्यु संभव है, हाँ है ना, बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप लोगों को इन दोनों में अंतर समझ में आया नहीं आया, एवरीवन रिस्पॉन्ड फास्ट, सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड, दोनों अंतर समझ में आया को। तो यहां पर चोट जो पहुंचाई जा रही है वो ऐसी है कि जिससे मृत्यु होने की संभावना है। और तीसरा है ज्ञान रखते हुए, आपकी इंटेंशन नहीं है मारने की, आपकी जो इंटेंशन है ना डेथ करने की है, ना शारीरिक क्षति पहुंचाने की है, लेकिन फिर भी आपने मृत्यु कारित कर दी। इंस्पेक्टर साहब खड़े हैं कि भाई साहब चलो आपराधिक मानव वध क्या है, कि भैया मैंने कैसे कर दिया, मेरा दोस्त था, मेरा जिगरी यार था, क्या बात कर दी, मैं इसके लिए जान दे सकता हूँ, जान ले नहीं सकता इसकी, लेकिन प्रभु आपने इसकी जान ले ली। सर जान ले ली, लेकिन मैंने मारने की इंटेंशन नहीं थी। तो प्रभु किसने कहा इंटेंशन नहीं थी, पहली क्लॉज में नहीं आ रही। सर मेरी इंटेंशन इसको शारीरिक क्षति पहुंचाने की भी नहीं थी, मान लिया, सेकंड क्लॉज में नहीं आ रहे।
हम आपको बुक करेंगे थर्ड क्लॉज में। आपने जो कार्य किया है, हम ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा ज्ञान रखते हुए किया है कि आपको ऐसा ज्ञान होगा कि यह संभाव्य है, ये संभव है कि आप उस कार्य से उसकी मृत्यु कर सकते हैं। ये संभव था कि आप मृत्यु कारित कर सकते, उस कार्य से मृत्यु हो सकती है, और फिर भी आपने वो कार्य किया। तो आप समझ रहे हो सर, इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, नॉलेज है, समझ में नहीं आ रहा आपको? तो मैं आपको समझाता हूँ, वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो आपको विजुलाइज करना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ कि देखो यहाँ पर जो है, चलिए ये रहा पानी का ग्लास। एक फिल्म आई थी रासलीला, रामलीला, किसकी थी वो? रणवीर कपूर, रणवीर सिंह की, शायद उसका सीन है। तो एक दोस्त कहता है कि चल लगा निशाना, ठीक। तो यहाँ पर दोस्त की इंटेंशन क्या? अगर आप शाकिब, आप यहाँ पर निशान लगा रहे हो, तो आपकी इंटेंशन क्या? मेरी जान लेने की है। तो पहले क्लॉज में आप नहीं आते हैं, इंटेंशन टू कॉज डेथ नहीं है, इंटेंशन टू कॉज बॉडी इंजरी भी नहीं है, आपका आशय मृत्यु कारित करने का भी नहीं है, आपका आशय शारीरिक क्षति कारित करने का भी नहीं है, लेकिन एक गोली चलाते हो आप। आपकी इंटेंशन कहती है निशाना लगाना ग्लास पर, क्या? लेकिन आपको इतना भी ज्ञान नहीं होगा कि मिस फायर होगी तो मेरे चेहरे पे लग सकती है, सिर पे लग सकती है। हाँ है ना? हाँ बस। तो ये एक ऐसी सिचुएशन मैंने विजुलाइज करने की कोशिश की है आपको, कि जहां पर किसी व्यक्ति को इंटेंशन डेथ करने की नहीं है, इंटेंशन बॉडीली इंजरी करने की नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ऐसा ज्ञान रहा होगा, इस व्यक्ति को ऐसी नॉलेज रही होगी कि उसके इस कार्य से मृत्यु होना संभव है, और उसने गोली चलाई, डेथ हो गई। तो भले ही क्लॉज वन में ना आए, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, लेकिन फिर वो थर्ड क्लॉज में आएगा कि ये कह सकते हैं कि इसके पास इतना ज्ञान रहा होगा कि इसने, इसके कार्य से मृत्यु हो संभव है, फिर भी करा डेथ हो गई। अब आपको कल्पेबल होमिसाइड में बुक करना पड़ेगा। प्लीज लेट मी नो आपको ये बात समझ में आई नहीं आई, हरी अप। तो मैंने आपको सेक्शन 299 की तीनों क्लॉज करा दी हैं, आपको शायद पता चला हो नहीं चला हो, लेकिन मुझे पता कब चलेगा? जब आप कहेंगे यस सर, एवरीवन, यू आर लकी वन। कोचिंग में लोग पूछते नहीं है आपसे, कहीं भी टाइम हो जाके पूछने कि हाँ ये समझा है नहीं आया, लेकिन मैं आपको मेरी अंतरात्मा से मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कई बार, मैं खुद जब बचपन में था मैं नहीं पूछ पाता था प्रश्न, मुझे लगता था मेरा कोई प्रश्न को दूसरा पूछ ले, नहीं होती थी उतनी हिम्मत। होता है ना, बच्चों झिझक होती है। तो मैंने वो फील किया, मैंने वो लाइफ जी है बचपन में उस स्टूडेंट वाले की, जहाँ मैं पूछ, मेरे प्रश्न पूछने की मुझे हिम्मत नहीं होती थी। इसलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि हर एक का नाम लेने की कोशिश करता हूँ, समझ में आया नहीं आया, सो दैट वो मेरा प्रश्न सुन के हिम्मत कर ले कम से कम। अब तो सर ने टोक दिया, तो मन में क्वेश्चन ही रहना चाहिए आपका। अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो 299 प्रूव होगा या नहीं? अमित कुमार पांडे साहब का प्रश्न आ गया, देखो आए कितने पूछने के, कितने कुरेदने के बाद में क्वेश्चन पूछा है कि अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो 299 प्रूव होगा या नहीं। अब चलिए, बहुत अच्छी बात है, देखिए कल्पेबल होमिसाइड के ऑफेंस के लिए दो बातें जरूरी हैं। पहली बात कि वो मृत्यु कारित करे। नंबर टू क्या है? इनमें से, इन तीन प्रकार के मेंस्ट्रिया में से कोई सा एक प्रकार का मेंस्ट्रिया होना चाहिए। या तो उसकी इंटेंशन टू कॉज डेथ हो, मृत्यु कारित करने का आशा होना चाहिए, या ऐसी शारीरिक क्षति करने का आशा होना चाहिए जिससे मृत्यु संभव है, या उसको ऐसा ज्ञान हो कि उससे उसकी मृत्यु, उससे कार्य से उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर ऐसा नहीं है तो वो कोई और ऑफेंस हो सकता है, वो आपराधिक मानव वध नहीं होगा। भले ही किसी की मृत्यु हो जाए, ठीक है, भले ही मृत्यु हो जाए किसी की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखिए अभी बहुत आप समझ सकते हैं इसमें। दो लोग फाइट कर रहे हैं आपस में, मान लीजिए मैं और शाकिब में ही एक दूसरे को से लड़ रहे हैं पूरी तरीके से, और मैं इनको घूंसा मारना चाहता हूं। तो मेरी इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन है टू कॉज हिम सिंपल हर्ट, सामान्य क्षति पहुंचाने की इंटेंशन है। एक महिला आती है हम दोनों को बीच बचाव करने के लिए, उसके कंधे पर एक बेबी है, छोटा सा प्यारा बच्चा सा, 1 महीने का। बीच बचाव में आती है, और मेरा घूंसा जो शाकिब को लगना था उस बच्चे को लग गया, और उस बच्चे की डेथ हो गई। अब यहां देखो कि क्या मैंने मृत्यु करित करी? यस, मैंने मृत्यु करित कर दी, लेकिन यहां मृत्यु हो तो गई बच्चे की, फिर भी मुझे आपराधिक मानव वध की सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरी इंटेंशन शाकिब
शाकिब किसी की भी डेथ करने की नहीं थी। मेरी इंटेंशन है, पता कैसे चलोगे मेरा कार्य क्या था? घूसा मारना। घूसे मारने की इंटेंशन से क्या हो सकती है? इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, सिंपल बॉडीली इंजरी। भले ही उसका जो कॉन्सिक्वेंस है किसी की डेथ में तब्दील हो जाए, तब भी मुझे आपराधिक मानववध की सजा नहीं मिलेगी, मुझे केवल सजा मिलेगी सिंपल हर्ट की। तो अमित कुमार पांडे जी, अगर आपके प्रश्न सर अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो 299 प्रूव होगा या नहीं? अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है तो आप ज्ञान की क्लॉज में जाओगे। आप क्या करोगे? पहले देखोगे कि क्या पहले वाले टेस्ट में इंटेंशन टू कॉज डेथ है, आपको लगता है क्लियर नहीं है, इंटेंशन नहीं आ रही। फिर आप जाओगे क्या उसकी इंटेंशन ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने की है जिससे मृत्यु होना संभाव्य है? नहीं नहीं, ये भी नहीं है। फिर आप देखो क्या इसको ऐसा ज्ञान था कि इसके कार्य से मृत्यु होना संभाव्य है? आप इस कंक्लूजन पर आप आते हो कि नहीं ये भी नहीं, नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। तो फिर आप उसको आपराधिक मानव वध के लिए सजा नहीं दे सकते हैं। फिर आप ये देखोगे क्या इसकी डेथ जो हुई है इसकी नेग्लिजेंस की वजह से हुई है? जैसे मान लीजिए कार के आगे आ गया, आप नेग्लिजेंट तरीके से कार चला रहे थे, रैश तरीके से कार चला रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने उसकी डेथ रैश और नेग्लिजेंस तरीके से की है, जो कि आईपीसी में आपकी सेक्शन 304A में अलग से एक अपराध है कि नहीं है? तो वहां लेके जाओगे। आप कहोगे नहीं नहीं साहब इसकी जो है नेग्लिजेंट भी नहीं था, रैश भी नहीं था ये, तो फिर आप कहोगे सब क्या इसकी एक्सीडेंट डेथ हुई, तो आपको फिर उसका जनरल एक्सेप्शन में सेक्शन 80 आईपीसी में लाभ मिल जाएगा, फिर सजा नहीं मिलेगी आपको। आप कहोगे नहीं एक्सीडेंट भी नहीं था, इसकी इंटेंशन फिर हम देखेंगे क्या ये सिंपल हर्ट है या फिर ये ग्रीवस हर्ट की इंटेंशन क्या थी। तो आपको सजा आपकी इंटेंशन के हिसाब से मिलेगी, ना कि कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से मिलेगी। कौन इंटेंशन और जो एक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है उसको दोनों क्लब किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 101 बीएनएस का, भारतीय न्यायिक संहिता, और सेक्शन 100 आईपीसी 300 आईपीसी का, ये इसमें ये हत्या। अब आ जाइए हत्या को समझना हम लोगों ने, क्योंकि इतना कल्पेल होमिसाइड अगर हमें नहीं पढ़ा होता तो आपको ये समझ में नहीं आता आपको। तो मैंने स्पष्टीकरण 1 2 3 छोड़ दिए हैं, क्योंकि मुझे सेक्शन 300 को 101 को समझाने का बैकग्राउंड क्रिएट करना था, इतना पढ़ाना जरूरी था उसमें। तो पहले वाले क्लास में आप जा करके स्पष्टीकरण 1 2 3 को मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, उसको उसमें देखना वीडियो में। अब इसको देखिए अब क्या है। तो वो तो छोटे भैया तो समझ लिए हमने कपिल होमिसाइड, ये हैं बड़के भैया। क्या? हत्या। कब कहेंगे कि आपने इसे हत्या की, कब कहेंगे आप मर्डर किया इसने? उसके लिए पढ़िए सेक्शन 300। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आप समझ लीजिए कुछ। देखिए एक शब्द होता है आपराधिक मानव वध, ठीक। एक हुई, एक शब्द हुआ हत्या, और एक है आपराधिक वध, मानव वध, जो कि हत्या नहीं है। तीन चीजें हैं ये, आपराधिक मानव वध, हत्या, एक, दो और तीन। आपराधिक मानव वध कहाँ डिफाइंड है? आईपीसी में 299 और बीएनएस में 100। हत्या कहाँ डिफाइंड है? 101 में या आईपीसी में 300 में। लेकिन आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं, ये कहाँ डिफाइंड है? कई बार आपसे प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपराधिक मानव वध डिफाइंड पूछ लेंगे आपसे, 100 हो गया या 299 हो गया। हत्या पूछ ली, सेक्शन 300 आईपीसी हो गया, 101 हो गया। ये क्या भला है? आपराधिक मानव वध इतनी लाइन नहीं है ये, जो कि हत्या नहीं है, ये तीसरी कैटेगरी आ गई आपके लिए। ये कहां डिफाइंड है? एनीवन? कोई आंसर करेगा मुझे? ऐसा आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है। देखिए नहीं,
नहीं नीलेश, ये भी नहीं। देखिए समझिए, अगर क्वेश्चन फॉल करता है 299 ओब्लिक, तो ये होगा आपका कल्पेबल होमिसाइड, CH, आपराधिक मानव वध। समझे? अगर कोई अपराध इसकी श्रेणी में आता है सेक्शन 299 की, ध्यान रखना। देखो यार, दुनिया भर में टीचर पढ़ा ही रहे हैं। बीइंग एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, मैंने 13 साल तक क्रिमिनल केसेस ही डील किए हैं, लोगों को सजाएं दिलाई हैं, बेल पे आर्गुमेंट करे हैं, यही काम किया है। तो आपको लाभ मिल रहा है उस प्रैक्टिकल उसका। ये है 299 में। अगर 299 की परिभाषा में आ जाएगा केस, तो क्या हो जाएगा? आपराधिक मानव वध हो जाएगा। सेक्शन 300 आईपीसी हो या 101 बीएनएस हो, इसमें अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4, चार तो हैं इसमें क्लॉजेस। जैसे आपराधिक मानव कितने थी? 3 क्लॉज थी ना, ऐसे इसमें कितनी है? चार। और इसमें है 5 एक्सेप्शंस, 5 अपवाद हैं। तो जब केस 5 अपवादों में आएगा, 5 एक्सेप्शंस में, तब हम उसको बोलेंगे ये कल्पेबल होमिसाइड है, नोट अमाउंटिंग टू मर्डर, ऐसा आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है। तो इन तीनों का अंतर समझ में आया आप लोगों को? जब एक्सेप्शन में, जब अपवादों में कोई केस कवर होगा, तो हम तब बोलते हैं कि ऐसा आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है। अच्छे अच्छों को नहीं पता होता। तो 3 हो गए। सेक्शन 300 की पहली 4 क्लॉज में केस कवर होगा, 1 2 3 4 में केस कवर होगा, हम कहेंगे अपराध कौन सा है? हत्या है। अगर सेक्शन 300 के 5 अपवादों में अगर कोई केस कवर होता है, तो हम क्या कहेंगे? ये कल्पेबल होमिसाइड नोट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर केस है। अब ऐसा आपराधिक मानव वध जो कि हत्या नहीं है। प्लीज लेट मी नो आपको तीनों का डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? कम ऑन एवरीवन। अपवाद 1, ऐसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो अपवाद 2, ऐसे ही आपको अपवाद 3, अपवाद 4, अपवाद 5। सेक्शन 300 में क्या है? अपवाद 5 तक जाएंगे हम। ए देखिए, सेक्शन 300, 300 या 101 बीएनएस, इसमें क्या है? 1 2 3 4, 4 तो क्लॉजेज हैं। ये जैसे उसमें इंटेंशन क्लॉज थी, ये इंटेंशन क्लॉज है, ये भी इंटेंशन क्लॉज है, ये भी इंटेंशन क्लॉज है, ये नॉलेज क्लॉज है। 4 क्लॉज हैं 300 में। और अपवाद 1, अपवाद 2, अपवाद 3, अपवाद 4, अपवाद 5, हम सेक्शन 300 को इस तरीके से पढ़ते हैं। दिखा है नहीं दिखा बताओ आपको? आपकी पुस्तक में बेरक में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये 4 क्लॉज और 5 अपवाद। तो जब हम हत्या तब कहेंगे जब हमारा केस, जैसे 299 या 100 में जो कल्पेबल होमिसाइड को मैं डिफाइन किया, उसमें 3 क्लॉज थी, 1 2 3, पढ़ी ना पढ़ी हम लोगों ने भी? इंटेंशन क्लॉज थी निशा के मियाँ, इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, और नॉलेज क्लॉज, ज्ञान। तो 299 में 3 क्लॉज पढ़ी हम लोगों ने, ऐसे ही 300 में हम 4 क्लॉज पढ़ते हैं, लेकिन उसमें और क्या है? ये 5 अपवाद भी हैं। तो जब 5 अपवादों में कोई केस आ जाता है, जैसे अपवाद नंबर में 1 है, मैं ऐसे देखो, उदाहरण के लिए देते हैं आपको क्या, कि मैंने किसी व्यक्ति के यहां पर गोली मारी, इंटेंशन टू कॉज डेथ, क्या होगा? मर्डर। क्योंकि ये ऐसा है कि 100% डेथ हो ही जाएगी। लेकिन मैंने क्यों मारा? क्योंकि एक शब्द है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं अचानक एवं गंभीर प्रकोपन। हीरो है एक हीरोइन, एक विलेन। रात का टाइम, हीरो बाहर गया हुआ था, हीरो वापस आता है और अचानक देखता है कि उसकी वाइफ किसी दूसरे पुरुष के साथ
ऐसी मुद्रा में है जो कि सामान्य रूप में नहीं होना चाहिए था। उसका खून खोल जाता है और पिस्टल निकालता है और तुरंत उस व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, सिर पे मारता है। अब यहां पर देखो, उसने उसकी मृत्यु कारित करी, गोली भी सिर में मारी, तो हम ये कह सकते हैं इंटेंशन टू कॉज डेथ है कि नहीं है? और इंटेंशन भी कैसी है, एक तो होता है संभाव्य, जिसे मृत्यु होना संभाव्य होता है, एक है कि श्योर शॉट मृत्यु हो जाएगी 99%। क्या तो यहाँ पर सिर में गोली मारोगे तो 99% डेथ हो गई होगी, तो केस हो गया मर्डर का। लेकिन वकील साहब ने कहा कि जनाब ये मर्डर नहीं है। कह रहे कैसे बात करते हो, मर्डर कैसे नहीं है इसमें? जनाब ये अपवाद एक में कवर होगा। अपवाद एक में क्या है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु तो कारित करता है, लेकिन क्यों करता है? अचानक और गंभीर प्रकोपन की दशा में करता है, और उस व्यक्ति की मृत्यु करता है जिसने वो गुस्सा दिलाया था। यहां पर ये व्यक्ति इसकी वाइफ के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में था, किसी भी इंसान का खून खोलेगा, और उसने उस गुस्से में आकर के इसकी डेथ की है। आर यू गेटिंग पॉइंट? तो यहां पर उसका जो जो उसका स्तर है अपराध का, वो थोड़ा नीचे आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे ऐसा आपराधिक मानववध जो कि हत्या नहीं है, हत्या से कम हो गया अभी, क्योंकि अब ये अपवाद एक की श्रेणी में आ गया। कैसे? अब बात समझ में आई आप लोगों को? अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो मैंने केवल कैटेगराइज किया है इसको। बोलो हाँ या ना, कम ऑन। तो प्लीज गिव मी योर ऑनेस्ट रिव्यू। देखो फिर ये कल ही पढ़ाना पड़ेगा, एंड कल की क्लास जरूर लेना भाई आप लोग, क्योंकि आपको ये 300 से फिर क्योंकि उनकी जो 4 क्लॉज है ना, ये 10 मिनट पढ़ा देता हूँ मैं, कवर ही हो जाएगा फिर ये, कम से कम 4 क्लॉज कवर हो जाएंगी इसमें। देखो ये है आपका मर्डर की डेफिनेशन। इसमें इसके पश्चात अपवादिक दशाओं को छोड़ करके, ये लाइन पकड़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपवादिक दशाओं को छोड़कर जो मैंने दिखाया आपको, यानी कि जो अपवाद है 1 2 3 4 5, समझे आप? इनको छोड़ करके आपराधिक मानव वध क्या है? हत्या। आपराधिक मानव वध हत्या है, इसी लाइन से क्लियर हो जाएगा। इनको छोड़ दो तो आपराधिक मानव वध हत्या है, और इनमें है तो अब हत्या नहीं है। आपराधिक मानव वध फिर हत्या नहीं होगा, है कि नहीं है? जो मैं आपको समझा रहा था अभी। अब चलिए काखा का समझते हैं क्या है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है, वह कार्य कौन सा कार्य है जिससे मृत्यु कारित की गई है, वो कैसे किया गया है? मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। अब यहाँ पे देखो, हम्म थैंक यू नीरज। जो कार्य किया गया है, जो मृत्यु कारित करी है, वो कैसे किया इसने? इंटेंशन टू कॉज डेथ थी। अब आप लोग बोलोगे सर 299 में भी इंटेंशन थी। भाई पहली जो क्लॉज है, ये देखो, अगर हम आपराधिक मानव वध और हत्या में डिफरेंस करेंगे, तो पहली क्लॉज में क्या है? सेम है, इंटेंशन किसकी? डेथ करने की। यहां भी इंटेंशन क्या है? आशय मृत्यु कारित करने का, आशय मृत्यु कारित करने का, दोनों में सेम है। तो आप कहेंगे सर जब इंटेंशन दोनों में सेम हो गई है, तो फिर दोनों में अंतर क्या रहा? हम कब कहेंगे आपराधिक मानव वध और कब कहेंगे हत्या? अच्छे अच्छे धुरंधरों को नहीं पता होता है, बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूं। इंटेंशन इंटेंशन है ना, दोनों में सेम लाइन है दोनों में। तो यहां पर है, प्रश्न है संभाव्य। यहां पर संभाव्य होता है मृत्यु होना, इस तरीके से डेथ हुई, इस ऐसे कार्य से डेथ हुई जहां पे मृत्यु होना संभाव्य था, निश्चित नहीं था। हो भी सकती है और हो सकता है उस कार्य डेथ नहीं भी होती, लेकिन जब कार्य ऐसा हो जब मृत्यु होना अति अति संभाव्य है, जैसे कि दिल पर गोली मारना, पॉइंट ब्लैंक पर जाकर के गोली मारना, गर्दन काट देना, वहां तो बचना ही कुछ नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी ने मेरी थाइज में गोली मार दी, एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर गया फिर मैं, लेकिन थाई पे गोली खाने से कोई आदमी मरता नहीं है, मैं मर गया, तो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में। और किसी ने गर्दन काटी मेरी, तो वो केस कहाँ जाएगा?
मानव को हत्या में जाएगा। तो हत्या में जब निश्चितता हो, इतनी इंटेंशन, इतनी प्रोबेबिलिटी हो, हाई डिग्री का होगी साहब मरेगा ही मरेगा इंसान, तो हम कहेंगे ये केस हत्या का हो गया अभी, है ना। और जैसे एक केस आता है, एक लड़के ने इसको मार करके उसमें फ्रिज में डाल दिया था, काट करके पीसेस को, हत्या, है ना। किसी ने सर में एक डंडा मार दिया, बेचारा मर गया, कपिल होमिसाइड। डंडे से हो सकता है फ्रैक्चर, मर भी सकता है, नहीं मर सकता, यहाँ पे मरा लेकिन ऊपर मर गया वो, है ना। थप्पड़ मारा किसी को खींच करके, मर गया, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हम लोग देखते हैं कि कैसी हत्या का है या कल्पेबल होमिसाइड का है। क्लियर। अब दूसरी क्लॉज पर आ जाइए। यदि वह कार्य जिसको मृत्यु कारित की ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने से किया गया हो जो अपराधी जानता हो, भैया इसको हाईलाइट कर लीजिए, अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है। देखो आशय कौन सा है, शारीरिक क्षति कारित करने का। यही लाइन हमने वहां भी देखी थी 299 में, हाँ है ना। यहां पर आशय क्या है, शारीरिक क्षति कारित करने का आशय है, लेकिन एडिशनल क्या है, अपराधी की नॉलेज, ज्ञान। उसको ये ज्ञान था कि अगर मैं चोट मारूंगा तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ज्ञान होना ये एडिशनल बात हो गई। एंड परम पूजनीय, विदाउट एनी डिसओबीडियंस और डिसरिस्पेक्ट, पूर्ण श्रद्धा के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। उदाहरण आप ले सकते हैं रामायण काल का, श्री राम का। श्री राम ने रावण का वध किया। अगर हम आईपीसी या बीएनएस को लागू कर रहे होते तो उसको कल्पेबल होमिसाइड कैटेगरी में लेके जाते या मर्डर में लेके जाते। देखो उनको पूर्व ज्ञान था कि जब विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत है, नाभि में अमृत है, पहले चल गया उनको, अब चल गया पता। तो क्या हुआ, पूर्व ज्ञान हुआ नहीं हुआ। उन्होंने फिर बाण पूर्व ज्ञान होते हुए चलाया। अब पूर्व ज्ञान से चलाया, उसकी मृत्यु भी कारित करी। तो उन पर भी केस कौन सा हो जाए, कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, ये हत्या का सेक्शन फिट हो जाएगा। तो मैं आपको पूर्व ज्ञान का मतलब समझा रहा हूं। जब आदमी पूर्व ज्ञान से कि यहीं पर मारूंगा इसको मैं, सामान्य रूप से नहीं मार ही रहे थे वो, बोलो हाँ है ना। ये एग्जाम्पल समझ में आया नहीं आपको। तो ये है पूर्व ज्ञान। तो यहां पर भी 299 में भी हमने देखा था, देखो देखो 299 में क्या था, 299 में यही लैंग्वेज थी, शारीरिक क्षति कारित करने का आशय से। लेकिन एडिशनल क्या हो गया, ज्ञान। ज्ञान को कैसे लिखते हैं, नॉलेज लिखते हो नहीं यार, ज्ञान लिखा तो नीचे। अगर ये ज्ञान हो, पूर्व ज्ञान हो कि मेरे ऐसे करने से, यहां पे क्या शब्द है, मृत्यु होना संभाव्य है। वहां पर क्या क्या लैंग्वेज है कि अपराधी ये जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है अगर मैं इसको चोट मारूंगा तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको कि कब कल्पेबल होमिसाइड होगा और कब मर्डर होगा। और तीसरी, यदि वह कार्य, देखो आशा क्या है यहां पर, शारीरिक क्षति कारित करने का आशय। आपको ध्यान आ रहा है, कल्पेबल होमिसाइड में भी यही आशय था, क्यों, यहां पर भी है। लेकिन यहां पर एडिशनल क्या है, वह शारीरिक क्षति जो प्रकृति के साधारण नैसर्गिक अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो। लेकिन यहां पर इंजरी कैसी है कि सामान्यतः इन द कॉमन कोर्स ऑफ नेचर डेथ होगी ही होगी। किसी का गला घोट दिया था, किसी का ये कर दिया था, किसी के गुर्दों में, किडनी में चाकू मार दिया था। तो इंजरी अपने आप में ऐसी है, जब पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं तो उसमें भेजते हैं कि हाँ ये इंजरी अपने आप में सफिशिएंट डेथ करने के लिए। और एक फोर्थ क्लॉज है, ये ज्ञान वाली क्लॉज है। 299 में ज्ञान था, थर्ड क्लॉज में यहां भी है। देखिए, यह जानता हो कि यह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा। वहां पर क्या था कि ज्ञान किस चीज का था, देखो यहां पर क्या ज्ञान है, द वर्क इज सो, ये जो कार्य है ये इतना आसन्न संकट है, विद नॉलेज दैट द एक्ट इज सो डेंजरस। यहां आसन्न संकट है,
कि हर हालत में मृत्यु होगी ही होगी, बॉम्ब छोड़ दिया वहां पर तो मरना ही मरना लोग वहां पर। तो वहां पर भी 299 में भी नॉलेज क्लॉज है, 300 में भी नॉलेज क्लॉज है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? वहां पर शब्द यूज किया है संभाव्य है, यहां पर जो ज्ञान है, जो ज्ञान है वहां क्या है? मृत्यु होना संभाव्य है। और यहां पर शब्द क्या यूज किया है 24 में, क्या देख इसमें, मृत कार्य इतना आसन संकट है कि अधि पूरी अधि संभाव्यता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि डेथ होगी ही होगी, मृत्यु कारित कर ही देगा। तो यहां वहां केवल संभावना और यहां पर निश्चितता, ये डिफरेंस करते हैं। अगर निश्चितता है, अधिसंभाव्यता है, तो केस कौन सा हो जाएगा? मर्डर का हो जाएगा। नहीं तो केस कौन सा रह जाएगा? कल्पेबल। बोलिए। अब 299 300 कर लेंगे आप लोग। अब आप दोनों का सबका काम ये है कि आप इसको खूब रटें जम करके, और जैसे पहाड़ों की तरफ रटना, लिख लिख के याद कीजिए बार बार। 2 3 4 घंटे लग रहे हैं 2 सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार आपकी मुट्ठी में आ गया तो समझो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा। बोलिए हाँ है ना? कर लेंगे आप लोग। अब कब ऑन कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछिए, कोई भी प्रश्न हो आपका मुझसे पूछ सकते हैं, पूछिए। देखिए फीस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं आप लोग टीम से करो, मुझसे कोई यहाँ से पूछे। लेकिन इतना मैं कह दूँ कि अभी हमारा जो कोर्स है बहुत डिस्काउंटेड फीस पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड, कुछ भी नहीं लिया जा रहा है इस समय। और उसका लाभ उठाइए बस, ये लाभ उठाने का समय है। देखिए दो ही चीज़ें होती हैं, हम आपको समझा सकते हैं अच्छे तरीके से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको वर्ड टू वर्ड रट लोगे तो हमेशा के लिए आपका वो हो जाएगा। वर्ड टू वर्ड नहीं रटोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है फिर वो शब्द नहीं आ पाते। अपने ही लैंग्वेज में लिखोगे तो लोकल लैंग्वेज हो जाती है कई बार वो। यहाँ पर जो शब्द हैं, जो फ्रेजेस हैं, वो यूज करोगे तो मुख्य परीक्षा में अधिक नंबर आने की संभावना रहेगी, इसलिए ये है। ठीक है साहब, चलिए जय हिंद करते हैं, कल फिर क्लास होगी, है ना? और आपसे मैं यही कहूंगा जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, हम लोग अपना बैच बना करके फटाफट आपको पूर्ण, अभी डेमो क्लासेस चल रहे हैं। आप लोग अगर मेरी क्लासेस जो दूसरे मीडियम की हैं इंग्लिश, वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, विधि जुडिशल अकेडमी में प्लेलिस्ट भी है, वहां पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाया जाता है। वो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ में आएगा, इंग्लिश वालों को भी आएगा, बस सिर्फ इतना है वहां पर क्या रहता है। ठीक है सब, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।